हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका नया टॉपिक है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग किसको कहते हैं? एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का ये मतलब होता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण या जो दूसरे तरह की बहुत टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण जो हमारे एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं वो कितने नुकसानदायक है, इसके लिए एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग की जाती है। और इसकी एक रिलायबल सिस्टम इसके लिए एक होना चाहिए जो कि इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करे और हमें ये टाइम टू टाइम पता लगता रहे कि इसके क्या हैज़ार्डस इफ़ेक्ट होते हैं। ओके, तो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ प्लांट्स होते हैं या कुछ जो प्लैंक्टन से एल्गी जिसको कहते हैं, ये पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। या कुछ ट्रीज जो होते हैं जिसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, रेनी सीजन रहता है या ड्राई है, या जीरो फाइट ज़्यादा मिल रहे हैं तो डेजर्ट है। ठीक है ना? तो इस तरह से मिट्टी के में जो आपके वहाँ सॉयल है उसमें किस तरह की घास उग रही है, कौन सा ग्रास है, इसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि सॉयल में आयरन ज़्यादा है या दूसरा एलिमेंट ज़्यादा है। तो इस तरह के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन मॉनिटरिंग करते हैं, इसे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कहते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम एकदम टाइमली इसके लिए हम एकदम अवेयर हो जाएं और हमारा क्या हज़ार्ड या हमारा क्या नुकसान हो सकता है सिस्टम का, उससे हम बच सकें। सो एज अ रिजल्ट ऑफ population growth, rapid industrial and technological development, urbanization, and unjudicious planning without due regard to sustainable development, there have been induced a variety of changes in the environment. मतलब देखो, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके कारण रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, या अर्बनाइजेशन हो रहा है, या जो ये अनुचित तरीके से जो भीड़ भाड़ बढ़ रही है और डेवलपमेंट हो रहा है या कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इसके कारण क्या है, एनवायरनमेंट में एक वैरायटी ऑफ चेंजेस आ गए हैं काफ़ी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंड्यूस सच चेंजेस in the environment form of pollution and perturbation that cause widespread damage to the living organisms in the biosphere. मतलब ये ह्यूमन की एक्टिविटी है, उसके कारण ये चेंजेस इंड्यूस होते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के रूप में, परटर्बेशन दैट कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज। परटर्बेशन किसको कहते हैं? डेविएशन फ्रॉम सिस्टम। इसके कारण बहुत वाइड स्प्रेड डैमेज होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन द बायोस्फीयर, अपने बायोस्फीयर में। द रिजल्ट इज द disruption of ecological balance, a growing threat to the entire life support system which is rapidly facing extinction. मतलब इस तरह के जो इकोलॉजिकल बैलेंस में डिसरप्शन होता है, इसके कारण क्या एक थ्रेट बढ़ता जाता है पूरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, और ये तेज़ी से एक्सटेंशन की तरफ फेस करता है, यानी इसके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू असेस द चेंजेस कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, effective and reliable monitoring systems are required to recognize and predict hazardous effects. कि ये जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण चेंजेस हो रहे हैं, इसको एक्सेस करने के लिए एक रिलायबल मॉनिटरिंग सिस्टम होना ज़रूरी होता है, जो कि ये रिकॉग्नाइज कर सके या प्रेडिक्ट कर सके इसके हैज़ार्डस इफेक्ट को, यानी इन फ्यूचर क्या नुकसान होने वाला है। लाइफ इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एनवायरनमेंट, यानी किसी एनवायरनमेंट में अगर लाइफ अच्छे से सर्वाइव कर रही है तो उसका
बेस्ट इंडिकेटर होता है एनवायरनमेंट का। बायोलॉजिकल मेथड्स कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड in predicting the impact of human activities, particularly of pollutants, well in advance, since they present effective and reliable method of evaluating the effect of anthropogenic substances on living organisms। मतलब बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करके अपन इसके इम्पैक्ट को बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है या पॉल्यूटेंट्स जो अपने एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, इन सब का अपन बहुत ही रिलायबल मेथड से इसको इवेलुएट कर सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है। Thus, microbes, plants, animals, cells, organelles organs, individuals, pollutions, biotic communities, and ecosystem show different levels of sensitivity and can be successfully employed as ecological indicators to assess and predict environmental changes in a timely manner। मतलब इस तरह से क्या है, जो माइक्रोब्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या सेल ऑर्गेनेलिज हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं और जो पॉपुलेशन है इन सब का या बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं इकोसिस्टम के, ये क्या है, अलग अलग लेवल की सेंसिटिविटी शो करते हैं एनवायरनमेंट के प्रति और कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड एज इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स। इसको अपन एज ए इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स के रूप में देख सकते हैं और एनवायरनमेंट में क्या चेंज होने वाला है उसको अपन टाइमली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सम ऑफ द ऑब्वियस केसेस वेयर प्लांट्स and to some extent animals also serve as indicators of some characteristics type of environmental conditions are as follows। मतलब इसमें से कुछ जिसको कि अपन एनवायरनमेंट का इंडिकेटर कहते हैं उसको अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज इंडिकेटर्स ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, यानी उस लैंड की क्या पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी है उसका इंडिकेटर क्या होगा। फॉरेस्ट सर्व एज गुड इंडिकेटर्स ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी। जो अच्छे फॉरेस्ट होते हैं ये लैंड प्रोडक्टिविटी के अच्छे एग्जांपल्स होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ ट्रीज लाइक स्पीशीज ऑफ क्वेरकस इज कंपैरेटिवली पुअर ऑन लो लैंड और स्टेराइल सैंडी सॉइल देन द नॉर्मल सॉइल इन विच दे ग्रो अंडर नेचुरल कंडीशंस। ठीक है ना, तो ये अपने लो लैंड या जो अपना ये सैंडी सॉइल होगा इसमें इसकी ग्रोथ पुअर होगी बनस्पत की नॉर्मल सॉइल की, इसलिए ये नेचुरल कंडीशन में अच्छा ग्रो करेंगे। नंबर 2 इज इंडिकेटर्स ऑफ एग्रीकल्चर। नेटिव वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज द सेफ criterion of agriculture possibilities. Thus, plant growing under natural conditions provide information on capabilities of land for crop growth। यानी जो प्लांट नेचुरल कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कैपेबिलिटीज ऑफ लैंड फॉर क्रॉप ग्रोथ, यानी आपके फसल की ग्रोथ की ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देन दोज ऑब्टेन थ्रू मेटेरोलॉजिकल डाटा और सॉइल एनालिसिस। या तो अपन इसको मेटेरोलॉजिकल डाटा जो अपन मौसम विभाग से लेते हैं या फिर सॉइल के एनालिसिस से लेते हैं उससे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नाउ इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट। इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट में क्या है कि आपको वहाँ की वेजिटेशन या वहाँ पे किस तरह के प्लांट्स मिल रहे हैं उसको देख के आप वहाँ की क्लाइमेट का पता लगा सकते हैं कि वहाँ कितना रेनी सीजन है, विंटर में हैवी रेन है या समर में रेन है या विंटर में है समर में नहीं है या डेजर्ट है, ये आपको वहाँ के वेजिटेशन से पता लग सकता है।
Plant communities characteristics of a particular region provide information on the climate of that area. उस एरिया का क्लाइमेट का इंफॉर्मेशन देता है. फॉर इंस्टेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिकेट हाई रेनफॉल. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उससे स्पष्ट होता है कि यहाँ हाई रेनफॉल है इन विंटर एज वेल एज समर. स्क्लेरोफिलस वेजिटेशन इंडिकेट हैवी रेनफॉल इन विंटर एंड लो ड्यूरिंग समर. यानी विंटर में तो हैवी रेनफॉल होगा जहाँ स्क्लेरोफिलस होंगे और समर में कम होगा. ग्रासलैंड इंडिकेट हैवी रेन्स ड्यूरिंग समर एंड लो ड्यूरिंग विंटर. जहाँ पे अच्छे ग्रासलैंड होंगे वहाँ पर समर में हैवी रेन होगा और विंटर्स में लो होगा. जियोफिटिक वेजिटेशन इंडिकेट अ वेरी लो और नो रेनफॉल इन द ईयर. जैसा कि अपने डेजर्ट में होता है. ठीक है, तो ये अलग अलग से प्लांट वेजिटेशन से अपन पता लगा सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है. नेक्स्ट इंडिकेटर इज इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल टाइप्स एंड अदर सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें क्या है कि luxuriant growth of some taller and deeply rooted grasses like Sorelia indicates a sandy looms. मतलब जहाँ ये ग्रास होगा वहाँ पे sandy loom है. Whereas the presence of grasses as Andropogon indicates sandy soil. जहाँ Andropogon होगा वो sandy soil होगा. Rumex acetosella indicates an acid grassland soil. यहाँ पे ये ग्रास है तो acid है. Whereas Spermaco stricta the iron rich soil in the area. इस तरह से उस एरिया में कौन सी ग्रास अच्छी ग्रो कर रही है इससे आप उसके सॉइल के टेक्सचर का या सॉइल में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है इसका पता लगा सकते हैं अपन. ठीक है, तो ये आपके एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के तरीके हैं या इन इंडिकेटर से को देख करके अपन पता लगा सकते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट में क्या है, वहाँ पे मेन चेंज क्या हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है. ओके, नेक्स्ट जो है आगे के लेक्चर में बताएंगे. थैंक यू.